मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको ऐसी जानी मानी हस्तियों से रूबरू करवाती हूं जो कि अपने अपने प्रतिभाशाली हैं, सम्माननीय हैं और बहुत ही गुण से भरी हुई हैं। सन 2024 की 13-14 सितंबर को मंगलायतन विश्वविद्यालय में नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके स्पॉन्सर थे ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और इस सेमिनार का टॉपिक था द रोल ऑफ इंडियन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन प्रिजर्विंग द ट्रेडिशनल हेरिटेज। इस विषय के साथ इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद बहुत से स्पीकर, कीनोट स्पीकर, चीफ गेस्ट और हमारे अतिथिगण मौजूद थे। लेकिन इन्हीं में से आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। दोस्तों, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। म्यूजिक के वे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही इस समय मध्य प्रदेश के सागौर के डॉक्टर हरी सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड लेक्चर्स डिलीवर किए हुए हैं। और सबसे जरूरी बात कि आज वो आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे चैनल से जुड़े हुए हैं। बचपन से जिनको गाने का शौक है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे स्पेशल सिंगर, राइटर, कंपोजर डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह तोमर जी की, जो कि इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय का जो रेडियो नारद है वहाँ मुझे आने का अवसर मिला और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी बातें और संगीत की बातें करने का ये मौका आपने दिया। डेफिनेटली सर, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपके यहाँ तक के सफर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कैसा सफर रहा और आपने कैसे उसको तय किया? संगीत में होना या संगीत की कला के साथ पैदा होना ये भाग्य पर निर्भर करता है। कोई भी शैली, कोई भी आर्ट फॉर्म आपके अंदर है, मतलब वो जेनेटिक है। कहीं ना कहीं से आपके परदादा, दादा के, पिता के, माता के रक्त से आप में संगीत या कोई भी कला, आर्ट फॉर्म कोई भी है, जिसको हम ललित कला बोलते हैं जी, वह आपके खून में आता है। मेरे साथ भी यही हुआ। सिखाने से पहले ये एटेंडम पता लगा कि मैं गा लेता हूँ। अच्छा। एक पिताजी का कॉलेज चलता था घर में, तो एक विद्यार्थी मुझे अपने घर ले गए खेलने के लिए। छोटा था मैं, 2.5-3 साल का। तो वहाँ जाके पता लगा कि उन्हें ऐसे खेलते खेलते कहा कि चलो, मेरा घर का नाम था अब्बू सुनाओ, गाना सुनाओ। तो हमने गाना शुरू कर दिया। 1 राग गाया, 2 राग गाए, 3 राग। वो गाते गाते उन्होंने कहा चलो अब बाकी घर पे जाएंगे। तो वो लोग सब खाना खाने वाले थे हमारे साथ। उन्होंने कहा खाना बाद में खाएंगे। सब छोड़ छाड़ के तुरंत दौड़े वो घर पे पिताजी को बताया कि ये गा लेता है। पिताजी ने कहा मैंने सिखाया नहीं है कभी, कैसे गाएगा? तो कहते नहीं, सुन लो आप। तो सुना, सब सुना और ये आसपास के लोगों को सबको खबर लगी। एक पेपर में पब्लिश हुआ। पेपर पढ़ा। BHU की HOD मिसेस डॉक्टर N राजम जी ने वह जानकारी ली और उनने एक दुर्ग, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे एक समिति को खबर की कि इस बालक को आप जो बॉर्न टैलेंटेड है इसको बुलाइए और प्रोग्राम कीजिए। तो समिति ने संपर्क किया, प्रोग्राम हुआ। फिर उसके बाद जो एक कार्यक्रम का या संगीत शिक्षा का दौर जो चालू हुआ, आज तक वो दौर चालू है। हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जी। उसमें डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन, PG 2 बार नेट क्वालिफाई हुए और PhD कंप्लीट हुई। PhD में तो म्यूजिक थेरेपी में हमने काम किया और अल्टीमेटली इंडियन पर्सपेक्टिव जो हमारे वैदिक लिटरेचर है, सामगान है, यज्ञ का जो श्लोक के गायन है, उनमें मंत्रों से चिकित्सा होती है, अथर्ववेद जहाँ से शुरू होती है। तो उसका अध्ययन करने के बाद जब हमने निष्कर्ष निकाला तो बड़ा ही ऐसा आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकला कि जो भी मेजर मेथोलॉजी हैं, जिनको हम मॉडल्स बोलते हैं म्यूजिक थेरेपी के, फॉरेन मॉडल्स हैं एक्चुअली, जिसमें से 3 अमेरिकन हैं, 2 ब्रिटिश मॉडल हैं, वो मॉडल की बेसिक जो फंक्शनिंग है और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनके क्वालिटीज़ हैं, जो जिस तरह से वो वर्क करते हैं, वो सब हमारी यज्ञ की विधियों से और हमारे वैदिक क्रियाकलापों में वो सन्निहित हैं। हमारे यज्ञ में श्लोक गायन था, फूलों का, सुगंध का, अच्छे वातावरण का, और हमारे पास्ट मेमोरी को ओवरकम करने के लिए, उसको भूलने के लिए जो हम संगीत का उपयोग करते आए हैं जी, वो सब थेरेपिक ही था। और इस रिसर्च के साथ साथ सेमिनार है, लेक्चर्स हैं ऑर्गेनाइज किए हम लोगों ने,
ऑनलाइन कोर्सेस का डेवलपमेंट की जहाँ जैसे शुरुआत होती है, तो हम लोग वहाँ से जुड़े हैं, 2 कोर्सेज बनाए जी, जिसमें कुल मिला के 55-56 एपिसोड हैं और कोर नॉलेज है म्यूजिक की, उस पर बेस्ड है। ओके, काफी लंबा सफर रहा सर आपका, जी। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि बचपन से ही इस रूट की शुरुआत हुई। साथ ही क्लासिकल संगीत से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अलग अलग दौर में संगीत के नए नए रूप हमें देखने को मिले। तो क्या आज के संगीत में क्लासिकल की झलक आपको कहीं दिखाई देती है, या आपको उसमें कई चेंजेस नजर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत बहुत ही बेसिक है और उसके बिना हम किसी भी प्रकार के संगीत में स्किलफुल होने का दावा नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल क्लासिकल नहीं सीखे होते बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, गा लेते हैं, संगीत परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग फॉर्म में म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। पर क्लासिकल अगर सीखा हुआ होता है तो वो एड ऑन हो जाता है और उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो कई गुना बढ़ जाती हैं। मेरे साथ ही कई बार हुआ, जैसे कि पहली बार हमने स्टेज पे भजन गाया है तो कंपटीशन के लिए गाया, पहली बार हमने गज़ल गाई तो वो कंपटीशन के लिए गाई और बहुत अच्छे से गाई। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब हमने प्रैक्टिस की तो क्लासिकल फॉर्म को गाया, शास्त्रीय राग बारीक सीखी। तो जब हमारा बेसिक क्लासिकल था तो हमें किसी भी अदर फॉर्म को अडॉप्ट करने में समय नहीं लगा। ओके, तो हम क्लासिकल को एज अ मात्र कह सकते हैं कि वो एक जननी है जिससे सारे म्यूजिक को जन्म मिला है। जन्म भी मिला है, और जैसे कि आप एक एथलीट हैं या एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो पहले आप अपनी फिजिक को प्रॉपर करेंगे ना, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रॉपर करेंगे, आपकी स्टेमिना बढ़ाएंगे, तो ये सब जो काम होता है वो क्लासिकल म्यूजिक ही करता है। क्लासिकल म्यूजिक ही आपको तैयार करता है, फिर वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। डेफिनेटली सर, जैसे अभी आपने बात करी थेरेपी की कि म्यूजिक से थेरेपी भी दी जाती है पेशेंट्स को, और काफी रिकवरी देखने को भी मिली है पेशेंट्स में उससे। तो किस तरह से वो रिकवरी होती है, किस तरह से वो थेरेपी दी जाती है, और उससे असर कैसे देखने को मिलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि जब आप पत्र, समाचार पत्र या मैगजीन में म्यूजिक थेरेपी के आर्टिकल पढ़ते हैं जी, तो वो टोटली भ्रामक होते हैं, उसमें बड़ा ही एक डिल्यूजन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। आप अगर कोई भी एक बेसिक किसी को नॉलेज होगी संगीत चिकित्सा के बारे में, तो सबसे पहले यही कहेगा कि इस राग से ये ठीक होता है, इस राग से ये ठीक होता है, दरबारी सुनने से नींद आती है, ये राग सुनने से फलां बीमारी ठीक होती है। तो ये टोटली एक मिसकॉन्सेप्ट है और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक्चुअल म्यूजिक थेरेपी क्या है? एक्चुअल म्यूजिक थेरेपी, जो हम दोनों फॉर्म में जाएं, इंडियन और वेस्टर्न फॉर्म में जाएं, तो म्यूजिक एज ए टूल यूज किया जाता है। अकेले म्यूजिक से थेरेपी भी बड़ा कठिन काम है और म्यूजिक को एज ए टूल लेके थेरेपी करना बड़ा ही सरल है और बड़ा ही कारगर है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई शहद है जी, शहद दवाइयों के साथ लिया जाए तो शहद का ज्यादा फायदा होता है। म्यूजिक एक शहद जैसी है, और किसी और थेरेपी के साथ या कह लीजिए किसी और काउंसलिंग मेथड के साथ म्यूजिक को यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो दुगना चौगुना होके जाता है जी। तो म्यूजिक थेरेपी का ही सहारा लेके बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारे प्रोसीजर हैं। खास तौर से जो डेवलपमेंटल डिलेज होती हैं या भूलने की जो बीमारी आती है, एजिंग से जो बीमारी आती हैं, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, इवन कि आपके ज़्यादा स्ट्रेस से आपको एसिडिटी होती है या छाले जैसे अल्सर भी हो जाते हैं कई बार। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी बॉडी पे दिखने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों में म्यूजिक बहुत अच्छी एक टूल की तरह यूज होती है। फलाने राग से फलाने को ठीक करना उतना वाजिब नहीं है, पर हाँ म्यूजिक थेरेपी आप अपने लिए खुद के लिए भी कर सकते हैं और बिना किसी गाइडेंस के भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सरल माध्यम संगीत से है कि आप रिफ्रेश हो जाते हैं और वो लाखों बीमारियों को ना तो होने देता है और अपने आप ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल सर, जैसे आज की जनरेशन को हम ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं वो क्लासिकल से दूर हटके मॉडर्न म्यूजिक की तरफ एंट्री करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहीं अगर स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाना हो म्यूजिक की फील्ड में, तो क्या उसको क्लासिकल सीखना जरूरी है या फिर वो मॉडर्न म्यूजिक के साथ अपनी करियर की शुरुआत कर सकता है? सीखना ऐसा जरूरी नहीं है। एक प्लेबैक सिंगर को कहीं एक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसको क्लासिकली ट्रेन होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी गला, आपका आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपको सुर की समझ हो, ताल की जानकारी हो, जो आपको कहा जाए या गवाया जाए वो आप जस का तस गा दें। अगर आप गिफ्टेड है तो हमें नहीं लगता कि बिल्कुल आपको जरूरी है, पर हाँ अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं तो आपके स्किल्स को और शार्प कर लेते हैं, आप दूसरों से बेहतर हो जाते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। सर, जैसे बचपन से ही आप संगीत सीखते हुए आ रहे हैं, एक सॉन्ग का मैं एग्जांपल लेके आपसे जानना चाहूंगी। जैसे एक गाना तैयार होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें सिंगर, प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट, बैंड्स, इन सब का यूज होता है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए,
कोई गाने वाला है तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो शब्द और दूसरा उसका गीत या संगीत। ठीक है। तो दोनों अप्रोचेस हैं। फिल्म म्यूजिक में पहले धुन बनाई जाती है, ठीक है, और अच्छी होने पे या पसंद आने पे उसमें शब्द भरे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि लोग ये जानते हैं या मानते हैं जी। कि अगर धुन कैची होगी, पसंद आएगी, अट्रैक्टिव तो अट्रैक्टिव होगी, तो वर्ड 19-20 भी होंगे या वर्ड बाद में भर भी दिए जाएंगे तो वो अच्छी चीज बनेगी। हाँ, वो कवर हो जाएगी। जी। जबकि एक पुरानी अप्रोच जो हम लोग क्लासिकल वाले होते हैं, हम पहले अच्छे शब्द ढूंढते हैं, हम पहले एक गीत की रचना बनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए शब्द भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं जितना कि धुन होती है। तो जो ट्रेडिशनल लिरिसिस्ट होते हैं या कंपोजर्स होते हैं, पहले शब्द या गीत अच्छा तलाश कर लेते हैं, बनवा लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद उसको धुन में और ताल में निबद्ध किया जाता है या उसकी बीट या उसका कंपोजिशन बनाई जाती है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद फिर उसमें इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट किया जाता है, कहाँ सितार बजवानी है, कहाँ वायलिन बजानी है, या कहाँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट गिटार का कोई पीस बजवाना है, या उसमें किस लाइन के बाद क्या एक पीस बजेगा, कैसे उसको कंबाइन किया जाएगा, इंडियन फॉर्म में रखना है, वेस्टर्न फॉर्म में रखना है, या क्या उसका एक मूड है, मूड के हिसाब से उसकी स्पीड और पेस और वो सब तय होगी। तो वो एक सब तय करके उसका एक रचना बनाई जाती है, फिर अलग अलग पीसेस भी तैयार किए जाते हैं। अच्छा, आजकल रिकॉर्डिंग का भी वही है सिस्टम, एक एक पीस अपना एक ट्रैक पे गा जाता है आदमी, उसको फिर मिला दिया जाता है। पहले लाइव होता था, इंस्ट्रूमेंटल वाले सब लाइव बैठते थे, शंकर जयकिशन और पुराने जमाने में जब फिल्मी गाने बनते थे तो वन टेक लेते थे, 100 लोग बैठे हैं, और वो एक टेक देने के लिए महीनों प्रैक्टिस की जाती थी, और इंस्ट्रूमेंट वालों के साथ इंडिविजुअली बैठ के सबके पीस तैयार कराए जाते थे। और आज टेक्नोलॉजी की वरदान भी है और उसका एक नुकसान भी है। डेफिनेटली। अच्छा सर, ये हमारा आज के सेशन को देखते हुए, आज के विषय को देखते हुए स्पेशली, आप लोगों को अपनी ओर से क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? दोनों तरह के लोगों के लिए। पहला ये कि जो संगीत के विद्यार्थी हैं, संगीत कर रहे हैं या परफॉर्मर हैं, उनको कहेंगे कि आप डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, शैलियाँ हैं, उनको अप्रोच कीजिए। आप एक पे स्टिक नहीं रहिए। फोक वाले अगर हैं तो फोक के साथ साथ लाइट सीखिए, क्लासिकल सीखिए, क्लासिकल वाले हैं तो फोक लाइट सब कुछ सीखिए। पर हाँ, जैसा कि ओपनिंग स्टेटमेंट रहा कि क्लासिकल सभी सीखिए, सब कुछ जानने की कोशिश कीजिए कि बेसिक जो है शास्त्र जो है, स्वरों की बेसिक संरचना जो है वो कैसी है, वो आप जरूर सीखिए। और परफॉर्म कुछ भी करिए, आजकल प्रोफेशनलिज्म के बिना रोजी रोटी नहीं चलाई जा सकती। तो आपको जो भी गवाया जाए, जिंगल से लेके सॉन्ग तक और क्लासिकल से लेके वेस्टर्न तक, कुछ भी गवाया जाए, आप सब कुछ गाइए, सब कुछ गाने की कोशिश कीजिए, सीखिए, पर एक दायरा बना के रखिए कि कहाँ तक हमें जाना है, क्या करना है, क्योंकि आप तय करेंगे अपनी सीमाएं और अपने ऑनर को जी, तो उतना आपका सम्मान बढ़ेगा और आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। सब कुछ में आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, सीखना चाहिए, जानना चाहिए, पर एक स्पेशलाइजेशन बनाइए। एक गजल है तो हम गजल ही गाएंगे, कोई सीखेंगे, और वो जरूरी भी है वनरेबल होने के लिए। और श्रोताओं के लिए हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप संगीत सुनते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का सुने, तो कोशिश कीजिए कि वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुने। जैसे कि हम गायक को बोल रहे हैं कि आप सब कुछ गा के देखिए, वैसे आप लोग जो भी हैं, फिल्मी संगीत सुनते हैं, किसी खास परफॉर्मर को सुनते हैं, आप कोशिश कीजिए कि दूसरे फॉर्म्स को भी सुने। खासतौर से क्लासिकल का जैसे प्रोग्राम आता है दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे, आप चैनल स्विच कर देंगे, बड़े बड़े संगीत के सुनकार जिनको हम बोलते हैं, श्रोता बोलते हैं, खूब फिल्मी गाने सुनेंगे, पर क्लासिकल आएगा तो स्विच कर देंगे, बिना सुने आप उसको स्विच कर देते हैं, क्योंकि आपके पसंद का नहीं। पर जब आप एक फॉर्म का आनंद ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड दूसरी फॉर्म्स को भी सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको वो उससे अच्छा लगे, और हो सकता है कि उस फॉर्म के जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़े, उनकी रोजी रोटी भी बढ़ेगी। बाकी जो कलाकार हैं उनका क्या होगा, उनके लिए श्रोता कहाँ से लाएंगे, उनको मार्केट कैसे मिलेगा। बिल्कुल। जब आपको जैसा मन करे आप सुनिए, पर वैरायटी ऑफ म्यूजिक सुनिए, अलग अलग लोगों को, अलग अलग फॉर्म को। इवन हम तो ये भी नहीं कहते कि हिंदी या हिंदुस्तान के गाने सुनिए, दुनिया के गाने सुनिए, और सब कुछ सुनिए, और फिर आप तय करें कि आपको कब क्या सुनना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सर आपने। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री में हमें बहुत सी वैरायटीज देखने को मिलती हैं, हमारे सामने बहुत कुछ आता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम किस दायरे में रह के किस चीज को गेन कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, किस एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ अवधेश जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आपको सब कुछ सुनना चाहिए। अगर आप वैरायटीज को सुनेंगे तो आपको सिर्फ
गाने की नॉलेज नहीं मिलेगी, बल्कि उसके बारे में बहुत सी डीप चीजें जो आप नहीं जानते थे वो भी आपको पता लगेगा। बहुत से नए शब्द आपकी डिक्शनरी में जुड़ेंगे। तो आपको सब कुछ सुनना चाहिए। इसी के साथ इतने प्यारे से संदेश के लिए और साथ ही रेडियो नारद से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो इसी के साथ दोस्तों ये थे मेरे साथ डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह तोमर सर, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को आज भी विद्या सिखा रहे हैं, संगीत सिखा रहे हैं और उनको उनके पैरों पर खड़े करने के लिए काबिल बना रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास मेहमान और जानेंगे उनसे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।